हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है सब लोगों के। आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। चलिए भाई साहब, तो आगे बढ़ रहे हैं अभी हम। आज हम लोग कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, मोनोपोली और आपका परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है, तो इन सब के बारे में हमने क्या करे थे, डिस्कशन करे थे। तो डोंट टेक टेंशन, पूरा कंप्लीट नहीं हुआ था कोई हमारा, हमने सिर्फ उनके क्या पढ़े थे, कल फीचर्स पढ़े थे, ठीक है। और आज एक के हम क्या पढ़ने वाले हैं, फीचर्स के अलावा जो उनके अंदर प्राइस डिटर्मिनेशन है, किस तरीके से प्राइस निकाली जाती है, इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ों के बारे में अभी हम क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं, ठीक है। सो एक सेकेंड देंगे मेरे को, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ, ओके। एक बार अगर आपने वहां पे कल जाके अगर आपने पढ़े होंगे उसके बारे में, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को बोला भी था कि इसका तीनों का क्या दिया हुआ है प्रॉपर तरीके से। ऐसे तो ओलिगोपली भी है, बट ओलिगोपली हम लोगों ने पहले ही डिस्कस करे थे कि हम आखिरी में पढ़ेंगे, क्योंकि भाई उसके अंदर उसका कर्व वगैरह सारी चीज़ें अलग से अलग है, तो उसको बेटर है कि आखिरी में पढ़ेंगे। तो हमने पहले ये तीन चीज़ स्टार्ट करे थे, परफेक्ट कॉम्पिटिशन, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन। तो हमने बोले थे तीनों में थोड़ा बहुत सब में क्या है फर्क है। जब मैं मोनोपोली की बात करता हूँ तो मोनोपोली के अंदर ओनली वन सेलर होता है। जब मैं मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की बात करता हूँ तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन के अंदर मेनी सेलर्स होते हैं। बट मैं अगर परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करूं तो उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं। मोनोपोली के अंदर ऐसे प्रोडक्ट बेचे जाते हैं जो हाईली डिफरेंशिएटेड होते हैं। हाईली डिफरेंशिएटेड मतलब भाई स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है ना। अगर मैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बात करूं तो वहां पे होमोजेनियस प्रोडक्ट्स होते हैं। मैं अगर मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन की बात करूं तो वहां पे प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो मेन फीचर है उनका। मोनोपोली की अगर मैं बात करूं तो वहां पे वन सेलर होता है, बाकी जगह फ्री एंट्री और एग्जिस्ट होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अगर मैं परफेक्ट कंपटीशन की बात करूं तो वहां पे फर्म जो होती है वो प्राइस टेकर होती है और जो इंडस्ट्री होती है वो प्राइस मेकर होती है। बट मैं अगर मोनोपोली की बात करूं तो वहां पे फर्म ही क्या होती है, प्राइस मेकर। और इवन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की भी अगर मैं बात करूं तो वहां पे भी फर्म क्या होती है, प्राइस मेकर होती है। तो ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में डिटेल में क्या करे थे, डिस्कस करे थे। आई होप आपको फीचर्स वगैरह उसके अच्छे से समझ में आए होंगे, क्योंकि फीचर्स में ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं था। फीचर्स आई होप आपको उसके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। क्लियर। सो भाई साहब, अब हम बात करते हैं, तो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कर्व। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक एक करके हम चलेंगे स्लाइड सा। सबसे पहले हम परफेक्ट कंपटीशन की बात करेंगे। परफेक्ट कंपटीशन के अंदर हमको पढ़ना है क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कर्व। किस तरीके से डिमांड कर्व इसके अंदर डिटरमाइन करा जाता है, और अदर मैं बोलूँ किस तरीके से इसके अंदर प्राइस जो है वो क्या करी जाती है, फिक्स करी जाती है। किस तरीके से इसके अंदर डिमांड कर्व बनाया जाता है और किस तरीके से इसके अंदर प्राइस क्या करी जाती है, फिक्स करी जाती है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड कर्व, या आप रादर उसको बोल सकते हो डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइस, मतलब इंडस्ट्री भी जो है वो किस तरीके से प्राइसेस को क्या करती है, सेट करती है। इंडस्ट्री भी जो है वो किस तरीके से प्राइसेस को बनाती है, ये हमको क्या करना है, अभी डिस्कस करना है। मैं वहाँ से लेने से अच्छा आपको एक एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ, आपको क्लैरिटी ज़्यादा आएगी, ठीक है ना। सपोज ये मेरी डिमांड है, ये मेरा सप्लाई है, ठीक है ना। मान लो मेरी डिमांड जो है वो 500 यूनिट्स की है और मेरा जो सप्लाई है वो 100 यूनिट्स का है। या मान लो मेरी जो डिमांड है वो 400 यूनिट्स की है, मेरे जो सप्लाई है वो 200 यूनिट्स का है। मान लो मेरी जो डिमांड है वो 200 यूनिट्स की है और मेरा जो सप्लाई है वो 400 यूनिट्स का है। मान लो मेरी जो डिमांड है वो 100 यूनिट्स की है, बट मेरा सप्लाई जो है वो कितने का है, 500 यूनिट्स का है, ठीक है ना। और बीच में एक ले लेता हूं मैं, जिसमें मैं बोलूंगा दोनों जगह क्या है, 300 है। तो तुम एक सिचुएशन को एनालाइज करके देखो। प्राइस हमेशा वही वाली फिक्स करेगा, क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री, जो प्राइस पे क्या हो रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब ऐसी प्राइस जो प्राइस सारे लोगों को एक्सेप्टेबल हो। और सारे लोगों को प्राइस कब एक्सेप्टेबल होंगी, जब वो प्राइस पे क्या हो रहा है, अच्छा खासा या मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। यानी उसके अलावा अगर आप कोई भी प्राइस रखो, मतलब हम जो प्राइस अभी ढूंढ के निकालेंगे वो ऐसी प्राइस रहेंगी जिसके ऊपर आप मैक्सिमम प्रॉफिट क्या कर सकते हो, वो सिचुएशन में अर्न कर सकते हो। दैट मीन्स अगर आप उसके अलावा कोई भी और सिचुएशन चुनते हो, ठीक है ना, वो सिचुएशन के अलावा आप कोई भी और सिचुएशन चुनते हो, तो उस केस में यू कैन नॉट अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आप उसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को अर्न नहीं कर सकते। तो अब बात क्या आती है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं डिमांड और सप्लाई की, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर रहा हूं पहले वाला केस, क्या पहला वाला केस आपको अच्छा लग रहा है? सर दिखने में तो आपको पहला वाला केस बहुत अच्छा लग रहा होगा कि सर डिमांड बहुत ज्यादा है, लोग लाइन लगा के खड़े हैं हमारे पास बाहर तक, ठीक है ना, डिमांड तो भरपूर है सर, इतनी डिमांड है कि क्या बोलूं, लेकिन हमारी औकात ही नहीं है सर सप्लाई करने की। हमारी जो हैसियत है, हमारी जो औकात है, हमारी जो एबिलिटी है वो सप्लाई करने की कितनी है, सिर्फ
100 यूनिट सप्लाई करने की हमारी क्या है, एबिलिटी है। दैट मीन्स क्या हो गया, दैट मीन्स ये हो गया कि जो आपकी डिमांड है वो किससे ज़्यादा है, आपकी डिमांड जो है वो सप्लाई से ज़्यादा है। तो आपको क्या लगता है कि जब भी आपकी डिमांड सप्लाई से ज़्यादा रहेंगी तो आप क्या सोचोगे? सोच के देखो, प्रैक्टिकली स्पीकिंग, बाहर तक लाइन लगी पड़ी है, मेरे पास इतने लोग आगे खड़े, इतने बच्चे आगे पड़े, बोले नहीं हमको आपसे ही पढ़ना है, बोले नहीं आप जो कर दो हमको आपसे ही पढ़ना है। अरे मेरे पास बैठाने की जगह नहीं है ना, नहीं 500 लोगों की डिमांड बाहर तक खड़ी हुई लाइन लगा के, बट मैं सप्लाई कितना कर सकता, 100 क्वांटिटी, मैं उसके ऊपर सप्लाई नहीं कर सकता। और शॉर्ट या नॉर्मल केसेस में हम सप्लाई बढ़ा तो नहीं सकते इतने इजीली, शॉर्ट रन में हम सप्लाई बढ़ा सकते क्या, नहीं बढ़ा सकते। सो पॉइंट क्या आ जाता है, आप क्या सोचोगे, आप ये सोचोगे कि भाई डिमांड मेरी ज्यादा है, सप्लाई मेरा कम है, ठीक है ना, मेरी इतनी डिमांड है, मेरा सप्लाई कम है, तो मैं क्या करूंगा, मैं प्राइस को क्या करूंगा, मैं ये केस में प्राइस को क्या पसंद करूंगा, इंक्रीज करना पसंद करूंगा। मतलब सपोज यहां पे एग्जांपल ले लो, 10 रुपए प्राइस, 20 रुपए प्राइस, 30 रुपए प्राइस, 40 रुपए प्राइस, 50 रुपए प्राइस। तो पहला अलग अलग हम केसेस देखेंगे। पहले केस में हमने देखे क्योंकि डिमांड क्या है, बहुत ज्यादा है, सप्लाई उतना हम कर नहीं पा रहे हैं, तो बेटर है कि हम क्या कर देते हैं, प्राइस को बढ़ा देते हैं। तो हमने प्राइस को बढ़ाया कितने रुपए से, 10 रुपए से, तो हमने 10 रुपए से प्राइस कितने रुपए कर दी, 20 रुपए कर दी। मतलब पहले केस की अगर आप बात देखोगे तो डिमांड इज मोर देन सप्लाई, और हमारा क्या इंटेंशन इसमें आके निकला कि हम प्राइस को क्या करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारी डिमांड सप्लाई से क्या है, ज्यादा है। हमारी जो डिमांड है सप्लाई से वो क्या है, ज्यादा है। इसीलिए हमारा इंटेंशन क्या है, हम क्या करेंगे इसकी सिचुएशन में, हम अपनी प्राइस को बढ़ा देंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम सप्लाई नहीं बढ़ा सकते। तो हम ट्राई करेंगे ना कि भाई अगर हमारी इतनी डिमांड है तो हम प्राइस बढ़ा के थोड़ा ज्यादा पैसा कमा लेते। तो हमने प्राइस बढ़ा के कितनी कर दी, 20 रुपए कर दी। जब हमने प्राइस बढ़ा के 20 रुपए कर दी तो हमारी जो डिमांड निकल के आई वो हो गई 400, और हमारे पास जो सप्लाई करने की औकात थी वो कितना हो गया, 200 यूनिट्स का। मतलब सर यहां पे क्या हो गया कि जब मैंने प्राइस बढ़ाई तो वो सिचुएशन ऐसी हुई कि मैं मेरी थोड़ी सी सप्लाई की कैपेसिटी भी बढ़ा सकता हूं, ठीक है ना, थोड़ा ज्यादा प्राइस है, मेरी थोड़ी सप्लाई की कैपेसिटी भी मैं क्या कर सकता हूं, बढ़ा सकता हूं। तो मैंने प्राइस बढ़ा के अपनी सप्लाई की कैपेसिटी भी बढ़ा दी, बट मेरी डिमांड थोड़ी सी क्या हो गई, कम हो गई। बट अगेन ये सिचुएशन जो बनी ये मेरे को क्या बता रही है, ये सिचुएशन अगेन मेरे को बता रही है, ये सिचुएशन अगेन मेरे को शो कर रही है कि भाई तेरी डिमांड अभी भी ज्यादा है, दैट मीन्स डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई, दैट मीन्स डिमांड इज ग्रेटर देन सप्लाई। यानी अभी भी इसको ये क्या बोल रही है कि मतलब मैं 20 रुपए प्राइस क्या सेट कर दूं, क्या मैं 20 रुपए पे काम करना चालू कर दूं, जहां पे 400 यूनिट्स की डिमांड और 200 यूनिट्स का मैं सप्लाई कर रहा हूं, तो क्या मैं वो केस में काम करूं? तुमको क्या लगता है अगर मैं 20 रुपए पे भी काम करूंगा तो मैं कितने रुपए का माल बेच पाऊंगा? सर 400 यूनिट्स की डिमांड है, 200 यूनिट्स का सप्लाई कर रहा हूं, अल्टीमेटली मैं कितना सेल कर पाऊंगा? सर मैं अल्टीमेटली सेल तो कर पाऊंगा 20 रुपए के हिसाब से 200 यूनिट्स। अरे दोनों में से जो कम रहेगा वही आप सप्लाई कर पाओगे ना। डिमांड भले ही आपकी 400 यूनिट की है, लेकिन क्या आप 400 यूनिट सेल कर पाओगे? नहीं, क्योंकि आपकी सप्लाई कैपेसिटी कितनी है, 200 यूनिट्स की। तो दैट मीन्स क्या हो गया, 200 इंटू 20, दैट मीन्स क्या हो गया, 4 लाख रुपए। मतलब अगर आप पहली वाली सिचुएशन में देखते हो तो पहली वाली सिचुएशन में आप 10 रुपए के हिसाब से 100 यूनिट्स बेचते हो, तो 10 रुपए के हिसाब से 100 यूनिट्स अगर आप बेचते हो तो 10 इंटू 100 अगर मैं करूँ तो आप कितने का काम कर रहे हो, 1000 रुपए का काम कर रहे हो। कितने का काम कर रहे हो, 1000 रुपए का काम कर रहे हो। लेकिन अगर मैं नेक्स्ट सिचुएशन में जाता हूं और वहां देखता हूं तो हम 20 रुपए के हिसाब से कितने का माल बेच सकते हैं, 200 यूनिट बेच सकते हैं। तो 20 इंटू 200 कितना हो गया, 20 इंटू 200, 2 2 जा 4 और ये 4000। मतलब ये सिचुएशन भी मेरे को तो यही बता रही है ना कि मैं ये प्राइस पे नहीं रुक सकता, मेरे पास और है अभी कि मैं अपनी प्राइस को क्या करूं, बढ़ाऊं। तो मैंने प्राइस को बढ़ा के 40 रुपए कर दिया, रुक जाना 30 रुपए में मत आना। मैंने प्राइस को बढ़ा के कितने रुपए कर दिया, 40 रुपए कर दिया भाई साहब। यानी मैंने जब प्राइस को बढ़ा के 40 रुपए कर दिया तो फिर वो सिचुएशन का मतलब क्या हो गया कि भाई साहब मेरे पास उल्टा हो गया, अब मेरी डिमांड कम हो गई और सप्लाई मेरे पास क्या हो गया, ज्यादा हो गया। सर प्राइस के बढ़ते साथ साथ मेरे पास ज्यादा अमाउंट का क्या कर सकता हूं मैं, कॉस्ट बेयर कर सकता हूं, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि वो सिचुएशन में मैं सप्लाई बढ़ा सकता हूं। तो जब मैंने 40 रुपए की प्राइस करी तो मैंने सप्लाई कितना करना चालू कर दिया, 400 यूनिट का, बट मेरे पास डिमांड ही कितनी आती थी, 200 यूनिट्स की डिमांड आती थी, सप्लाई मेरे पास 400 का था। यानी मेरी कैपेसिटी क्या थी, ओवर थी, है ना, मेरे पास ओवर प्रोडक्शन होकर पड़ा था। मैं बेच कितना पाऊंगा, क्या 400 यूनिट में बेच पाऊंगा? अगर 200 यूनिट की डिमांड है तो क्या मैं 400 यूनिट बेच पाऊंगा? आंसर इज नो। 200 यूनिट की डिमांड है तो मैं सर 200 ही बेच पाऊंगा, भले ही मेरे 400 सप्लाई कैपेसिटी है। अबे कॉमन सेंस की बात है ना। देखो डिमांड सप्लाई दोनों
मैच हो जाए वो अलग बात है, लेकिन डिमांड आपकी ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो आप जितना सप्लाई कर पाते हो उतना ही कर पाओगे। डिमांड आपकी कम है, सप्लाई आपका ज्यादा है, तो जितना आप सप्लाई कर पाते हो, डिमांड है आपकी, उतना ही आप सप्लाई करोगे, ज्यादा किसको दोगे? तो अल्टीमेटली आपने यहाँ पे 40 × 200 कितने का माल बेच डाले? 8000 का। अगर आपने 50 रुपए अगर आप प्राइस कर देते हो तो आपकी डिमांड हो जाएंगी 100 की, और सप्लाई जो है वो 500 का। तो आप कितना सप्लाई कर पाओगे, कितना बेचोगे? 100 यूनिट बेचोगे, भले 500 का सप्लाई आपका, क्योंकि डिमांड तो उतनी की है। तो ये हो गया 50 × 100, कितना हो गया? 5000। मतलब बेसिकली अगेन ये जो प्राइस है 40 और 50 वाली, ये मेरे को क्या फोर्स कर रही है? जैसे 10 और 20 रुपए मैंने प्राइस रखा था, तो वो मेरे को फोर्स कर रही थी कि भाई तू अपनी प्राइस क्या कर, इंक्रीज कर। ये जो 40 रुपए और 50 रुपए वाली प्राइस है, ये मेरे को क्या फोर्स कर रही है? ये जो 40 रुपए और 50 रुपए वाली प्राइस है, ये मेरे को फोर्स कर रही है कि मैं प्राइस को क्या कर दूं, कम कर दूं। मतलब 10 रुपए 20 रुपए वाली प्राइस जो है उसको मैं, वो मेरे को फोर्स कर रही है, क्योंकि भाई तेरी डिमांड ज्यादा है तो तू तेरी प्राइस क्या कर दे, बढ़ा दे। ये मेरे को फोर्स कर रही है, एक सेकंड गाइस, ये मेरे को फोर्स कर रही है कि तू प्राइस को क्या कर दे, कम। देखो आप आराम से समझो एक बार, जब मैंने प्राइस 10 रुपए रखी तो उसने मेरे को फोर्स करा कि तू प्राइस बढ़ा। मैंने बोला ठीक है, मैं प्राइस बढ़ाता हूँ। प्राइस बढ़ा के मैं कितनी कर देता हूँ, 20 रुपए कर देता हूँ। प्राइस बढ़ा के मैं कितनी कर देता हूँ, 20 रुपए कर देता हूँ। फिर जब मैंने 20 रुपए प्राइस करा, तभी भी मेरी डिमांड ज्यादा थी सप्लाई से, तो वो भी अगेन मेरे को फोर्स कर रही थी कि तू भी प्राइस क्या कर, फिर से बढ़ा। तो मैंने बोला ठीक है, मैं प्राइस बढ़ा देता हूँ। समझ में आ रही बात? मैं प्राइस क्या कर देता हूँ, बढ़ा देता हूँ। तो मैंने बढ़ा के 50 रुपए कर दिया, ये 40 रुपए कर दिया। बट 40 और 50 रुपए प्राइस करने के बाद सिचुएशन उल्टी हो गई। वहां पे सिचुएशन क्या आ गई? सिचुएशन यहां पे जो आ गई वो ऐसी आ गई कि जो मेरी डिमांड है वो सप्लाई से कम हो गई। और जब मेरी डिमांड सप्लाई से कम हो जाती है तो ये सिचुएशन में मेरे को ये फोर्स किया जाता है कि मैं मेरी प्राइस को रिवर्स लेके जाऊं, वापस लेके जाऊं। भाई मैंने बहुत ज्यादा प्राइस बढ़ा दी, तो मैं अपनी प्राइस को क्या करूं, कम करूं। तो अल्टीमेटली ये सब कर कुरा के मेरे को एक ऐसी सिचुएशन मिली, एक ऐसी प्राइस वाली सिचुएशन मिली, जो सिचुएशन में मेरी सप्लाई और मेरा डिमांड दोनों क्या है, इक्विलिब्रियम पे है। मतलब स्टार्टिंग में मेरी डिमांड ज्यादा थी, सप्लाई कम था। तो इस केस में मेरे को ये क्या बोल रहा था कि प्राइस क्या कर तू, इंक्रीज कर। मैंने प्राइस इंक्रीज करा। यहां पे ये मेरे को क्या फोर्स कर रहा था कि मैं प्राइस क्या करूं, डिक्रीज करूं। यहां पे मेरे को ये फोर्स कर रहा था कि मैं प्राइस क्या करूं, डिक्रीज करूं। तो मैंने प्राइस को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया। यानी अल्टीमेटली अगर आप सिचुएशन देखोगे तो हम एक ऐसे पॉइंट पे अभी आके खड़े हो गए, जो पॉइंट पे तुम्हारी डिमांड और तुम्हारा सप्लाई क्या है, इक्वल है। मतलब द पॉइंट जहां पे हमारी डिमांड और हमारा जो सप्लाई है वो क्या है, इक्वल है। तो ऐसा पॉइंट जहां पे हमारी डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल है, ऐसे पॉइंट को हम बोल देते हैं इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या बोल देते हैं इसको हम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। मतलब मेरे पास डिमांड भी 300 की है, मेरे पास सप्लाई भी 300 का है, ठीक है ना। तो मेरी जो कैपेसिटी है 30 रुपए की प्राइस पे, वो बेस्ट है कि भाई 30 रुपए अगर मैं प्राइस रखता हूं तो मेरी डिमांड और सप्लाई दोनों क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो मैंने यही प्राइस को क्या कर देना चाहिए, सेट कर देना चाहिए। लेकिन सर हमको एक बात बताओ, क्या इस प्राइस पे हमारी सेल्स कितनी होंगी? जैसे आपने हर केस में बताया कि पहले वाले प्राइस पे हमारी सेल होंगी 100 यूनिट्स की 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए। दूसरे वाले केस में हमारी सेल होंगी 200 यूनिट्स की 20 रुपए के हिसाब से 4000 रुपए। तीसरे केस में हमारी सेल होंगी 200 यूनिट्स के हिसाब से 40 रुपए के हिसाब से 8000 रुपए। नेक्स्ट केस में होंगी 500 के हिसाब से, 50 के हिसाब से 5000 रुपए। लेकिन सर इस केस में हमारी सेल कितनी होंगी? सर 300 यूनिट्स की। कितने रुपए के हिसाब से? सर 30 रुपए के हिसाब से। तो सर मैं इसको इक्विलिब्रियम नाम दे दूं, इक्विलिब्रियम, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बोल दूं 30 × 300। देखो बारे यहाँ पे कितना आ रहा है, 9000। मतलब अगर आप ध्यान से देखोगे तो सबसे ज्यादा यहीं पे आ रहा है, 30 × 300, ये आ गया 9000। कितना आ गया, 9000। सबसे ज्यादा मेरी सेल कहां पे हुई, यहीं पे हुई। तो बेस्ट क्या है मेरे लिए कि मैं अपनी प्राइस को कितनी रखूं, 30 रखूं। कितनी रखूं, 30 रखूं। तो इस तरीके से जो इंडस्ट्री है वो मार्केट डिमांड और
सप्लाई के बेसिस पे प्राइस का क्या करती है, डिटर्मिनेशन करती है, मतलब प्राइस निकालती है। सो इट इज कॉल्ड एज मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, मार्केट डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिटर्मिनेशन कर रहे हैं। मतलब आपने एक चीज यहाँ पे सीखी होंगी कि अगर मैं प्राइस कम रखता था तो वो मेरे को फोर्स कर रहा था कि प्राइस बढ़ाओ। क्यों? क्योंकि मेरी डिमांड सप्लाई से क्या थी, ज्यादा थी। ठीक है ना, यहाँ पे भी वही था कि मेरी डिमांड सप्लाई से क्योंकि ज्यादा थी तो वो मेरे को बोल रहा था प्राइस बढ़ाओ। यहाँ पे ये सिचुएशन आ गई क्योंकि मेरे सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, तो फिर वो क्या बोल रहा है, भाई तेरी इतनी मार्केट में इज्जत नहीं है, तो प्राइस कम कर पहले। तो मेरी जो डिमांड सप्लाई से अगर कम थी तो मैंने प्राइस को क्या करा, कम करा। तो मैं एक ऐसे पॉइंट पे आगे पहुंचा जो पॉइंट पे मेरे को डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हुए, इक्वल हुए। इसीलिए मैंने उस पॉइंट को नाम दे दिया इक्विलिब्रियम पॉइंट। और वो पॉइंट पे अगर मैं मेरी सेल करता हूं, वो प्राइस पे अगर मैं मेरी सेल करता हूं, तो मैं हाईएस्ट प्रॉफिट क्या करूंगा या हाईएस्ट रेवेन्यू क्या करूंगा, अर्न करूंगा। तो बेस्ट है कि मैं वही प्राइस क्या करूं, डिटरमाइन करूं, वही प्राइस क्या करूं, रखूं। तो इस तरीके से जो परफेक्ट कंपटीशन होता है, परफेक्ट कंपटीशन के अंदर इस तरीके से क्या होती है, प्राइस डिटरमाइन होती है। ठीक है ना, इस तरीके से प्राइस क्या होती है, यहां पे डिटरमाइन होती है। आई होप नाउ इट इज क्लियर। चलिए भाई साहब, तो यहां पे भी देखते हैं, इन परफेक्ट कंपटीशन नो इंडिविजुअल बायर्स और सेलर विल बी इन पोजीशन टू इन्फ्लुएंस द डिमांड और सप्लाई इन द मार्केट प्राइस इज यूनिफॉर्म। हाँ, कोई इंडिविजुअल बायर और सेलर क्या नहीं कर सकता, मार्केट प्राइस को हिला नहीं सकता, क्योंकि मार्केट प्राइस जो है वो यूनिफॉर्म रहेंगे। वो जो भी डिसाइड होंगे वो मार्केट डिमांड और मार्केट सप्लाई के बेसिस पे डिटरमाइन होंगी। ऑल फर्म्स इंडिविजुअली आर प्राइस टेकर, वी ऑल नो दैट दे हैव टू एक्सेप्ट द प्राइस डिटरमाइंड बाय द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। अब तुमको समझ में आ गया होगा कि हाउ वी डिटरमाइन मार्केट फोर्सेस से डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइस, हम किस तरीके से, मार्केट किस तरीके से क्या कर सकता है, प्राइस डिटरमाइन कर सकता है। लिख के रखा करो ये सारी छोटी छोटी चीजें जो मैं लिखा के देता हूं क्लास में। तुम ऐसा प्रवचन तरीके सुनते रहोगे ना तो तुमको कभी मजा नहीं आएंगी, बट अगर तुम इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो बेस्ट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स। ठीक है ना, तो प्राइस जो डिटरमाइन होती है वो मार्केट सप्लाई फोर्सेस के, मार्केट डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होती है। तो दिस इज द मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, जहां पे वो मेरे को बताता है कि प्राइस बढ़ाना चाहिए कि प्राइस कम करना चाहिए, कौन से पॉइंट पे मैंने माल बेचना चाहिए। All output can be sold at the same price only. We all know that price elasticity of demand is infinity. हम सबको मालूम है ये बात, क्योंकि प्राइस भाई सब जगह एक ही रहेंगी, क्योंकि मार्केट डिसाइड करेगा और जो फर्म्स रहेंगे उन सबको वो प्राइस को क्या करना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और अगर इतनू सी भी प्राइस में चेंज आता है, ठीक है ना, इतनू सी भी, तो डिमांड बहुत ज्यादा से क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। अगर तुम बढ़ा देते हो इतनी सी प्राइस तो तुम्हारे पूरे कस्टमर खत्म होकर दूसरे के पास चले जाएंगे, या तुम अगर कम कर देते हो तो सारे कस्टमर्स तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। तो यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इंफिनिटी होती है। If any seller tries to increase his price above the market price, that is price changed by other firms, he would lose his customer. Also, no need to try to sell his product below the market price. There is no incentive for lowering the price. जो भी मैंने समझाया आपको, लोअर करके कोई फायदा नहीं, क्योंकि दूसरे लोग लोअर कर देंगे, मतलब नहीं आएगा एडिशनल क्वांटिटीज होल्ड करके। Hence, the equilibrium price determined by the market demand and supply forces constitute the demand curve. ये डिमांड कर्व जो है फर्म का, वो मार्केट डिमांड के सप्लाई और जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो डिटरमाइन करी जाती है मार्केट डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस से। तो वहीं से हम क्या बना सकते हैं, अपना डिमांड कर्व फर्म का क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। द प्राइस इज ऑल्सो द एवरेज रेवेन्यू, वी ऑल नो दैट प्राइस इज नथिंग बट एवरेज रेवेन्यू। सिंस द प्राइस इज यूनिफॉर्म, सो परफेक्ट कंपटीशन इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू ए आर इज इक्वल्स टू एम आर इज इक्वल्स टू प्राइस। अगर तुमको ये नहीं समझाऊंगा तो मैं एक बार तुमको बैक लेके जाना पसंद करूंगा। तुमको अगर याद आ रहा होगा तो मैंने एक चीज तुमको यहाँ पे पढ़ाई थी प्रोडक्शन, इसमें रेवेन्यू में, तुमने अगर मेरी बात वहां पे सुने होंगे तो मैंने वहां पे एक चीज बहुत डिटेल में आपको समझाई थी, लिखा के भी दी थी, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि अगर प्राइस क्या है, सेम है, सारी प्राइस क्या है, सेम है, तो अगर प्राइस सेम होती है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होता है, सेम होता है। मैं ये बैक पे आया, पहले जो लिखा के दिया था, व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट सेम देन एवरेज रेवेन्यू, दैट मींस नथिंग बट प्राइस, एवरेज रेवेन्यू इज नथिंग बट प्राइस। ठीक है ना, आप एवरेज रेवेन्यू को प्राइस बोल सकते हो। तो व्हेन प्राइस इज सेम योर मार्जिनल रेवेन्यू इज आल्सो सेम। अगर प्राइस आपकी सेम है तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। आई बात समझ में? तो अगर आपकी प्राइस यहाँ पे जैसे आपने देखे थे, और अगर आपकी प्राइस कम होती जाएंगी तो आपका मार्जिनल रेवेन्यू भी, मतलब आप प्राइस कम हो रही है मतलब एवरेज रेवेन्यू कम हो रहा, क्योंकि एवरेज रेवेन्यू और प्राइस हमारे लिए एक ही है। तो अगर प्राइस कम होती जा रही है तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या होते जाएगा, कम, क्योंकि एडिशन क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर हमारी प्राइस सेम है तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या रहेगा, सेम रहेगा।
आई होप नाउ इट इज क्लियर। तो व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट और सेम देन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है ना। व्हेन प्राइस इज कांस्टेंट या सेम देन एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू। बट ये कब हो सकता है? ये हो सकता है इन परफेक्ट कंपटीशन। इफ यू वांट यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इन परफेक्ट कंपटीशन, सॉरी ड्रॉ दिस शेड्यूल इन परफेक्ट कंपटीशन। मैंने आपको बोला था कि रेवेन्यू वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, मैंने इसलिए तो इतना डीप में पढ़ाया था, समझा। तो अगर आपको लगता है तो आप ये चीज यहां पे लिख के रख सकते हो। ये देखो मार्केट का डिमांड कर्व, प्राइस कम होंगी डिमांड कम होगी, प्राइस बढ़ेंगी डिमांड बढ़ेंगी। क्या यहां पे भी यही हो रहा है क्या? देखो बरा, प्राइस बढ़ रही है डिमांड कम हो रही है, प्राइस बढ़ रही है सप्लाई बढ़ रहा है। ये पॉइंट, जो पॉइंट को हमने क्या नाम दे दी? इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसके सामने वाली जो पॉइंट है, ये देखो ये पॉइंट जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों इक्वल हो गए, इसके सामने जो पॉइंट है वही पॉइंट हमारा क्या कहलाया गया? इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इतनी ही प्राइस को हम क्या कर लेंगे? डिटरमाइन कर लेंगे। यही हमारी क्या रहेंगी? बेस्ट प्राइस रहेंगी। यही हमारा क्या है? प्राइस। और यही प्राइस को फर्म को क्या करना पड़ेगा? और फर्म के इसमें तो सब कुछ क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्लियर? वापस से बोल रहा हूँ, डिमांड देखो कम कम होती जा रही है, सप्लाई बढ़ते जा रहा है, बीच में एक पॉइंट मिला जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है, हमने शेड्यूल की मदद से समझे। उसके सामने जो प्राइस आ रही है दैट इज द प्राइस जो इंडस्ट्री ने क्या करी? डिसाइड करी। ये प्राइस क्या हो रही है? मेक हो रही है। और ये प्राइस क्या हो रही है? एक्सेप्टेड, मतलब टेक हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मार्केट क्या कर रहा है? प्राइस बना रहा है, फर्म क्या कर रही है? प्राइस एक्सेप्ट कर रही है। क्लियर? मार्केट क्या कर रहा है? प्राइस बना रहा है, देख लो अच्छे से, ठीक है। और फर्म क्या कर रही है? प्राइस एक्सेप्ट कर रही है। समझा कि नहीं समझा? सर मेरे को बताओ इक्विलिब्रियम कब बनता है? प्रॉफिट्स की सिचुएशन हम समझेंगे। आई होप प्राइस किस तरीके से बनती है ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। प्राइस किस तरीके से डिसाइड होती है ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब यहां पे मेरा जो डिस्कशन का पॉइंट है, अल्टीमेटली सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो भी मैं डिस्कस करने वाला हूं वो है शॉर्ट रन प्राइस आउटपुट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन। ध्यान से समझना, शॉर्ट रन में किस तरीके से हम प्राइस या आउटपुट या प्रॉफिट का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं, मतलब कौन से वाले केस में कब कहां पे हमारा क्या रहेगा? प्रॉफिट अचीव होगा। यानी बेसिकली हम शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। हमारा इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है? तो तुम लोगों ने ये चीज रेवेन्यू में भी पढ़े थे कि हमारा इक्विलिब्रियम कब अचीव होता है। हमारा इक्विलिब्रियम तब अचीव होता है जब हमारा MC इज इक्वल टू MR रहता है और MC कट्स कर्व द MR कट फ्रॉम बिलो। MC कर्व शुड हैव पॉजिटिव स्लोप, बट ऑब्वियस सी बात है कि MC कर्व ने नीचे से किसको कट करना चाहिए? MR कर्व को करना चाहिए, कट करना चाहिए। वही पॉइंट पे हमारा क्या अचीव होता है? मतलब इस तरीके से कुछ शायद हमारा रहेगा यहाँ पे। ये हमारा अगर मान लो केस है, तो क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है, देखो इस तरीके से याद रखो, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है तो परफेक्ट कंपटीशन है तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस क्या रहती है? सेम रहती है। क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है, लिख के रख लो, चलो हिंदी में लिख लो, क्योंकि ये परफेक्ट कंपटीशन है तो प्राइस यहां सेम होंगी एंड प्राइस इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू। दैट मीन्स AR भी सेम रहेगा and when AR is equal then MR is equals to AR, therefore price is equals to AR is equals to MR। ये सब क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। तो मेरी अगर कोई प्राइस डिसाइड हो रही है तो मेरा वो प्राइस यही क्या रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। क्या मैंने गलत बोला? क्या मैंने गलत बोला? नहीं सर। तो सर यही मेरी क्या है? प्राइस है। सर यही मेरा क्या है? AR है। सर यही मेरा क्या है? MR है। और जो मेरा क्या है? जो मेरा कॉस्ट है, जो मेरी कॉस्ट है वो किस इस तरीके से कट हो रही है,
वो कुछ मेरी इस तरीके से कट हो रही है। वैसे तो यहां पे भी इक्वल हो रहा है, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यहां पे भी इक्वल हो रहा है, यहां पे भी इक्वल हो रहा है। ये पॉइंट को अगर आप नोट करोगे तो ये पॉइंट पे भी इक्वल हो रहा है, ये पॉइंट पे भी इक्वल हो रहा है। बट दोनों पॉइंट में फर्क ये है कि ये पॉइंट जो है यहां पे ऊपर से नीचे आ रहा है, निगेटिव स्लोप की तरफ आ रहा है, यानी ये मेरा हो गया एमसी कर्व। तो एमसी कर्व नीचे की तरफ से आ रहा है, तो मैं इसको इक्विलिब्रियम नहीं बोल सकता। क्यों? क्योंकि यहां पे और स्कोप है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट ऐसे है जहां पे मेरा एमसी क्या है, कम है, मेरा एमआर ज्यादा है। ध्यान से देखो, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो कर्व्स को एक बार। अगर मान लो मैं इसको इक्विलिब्रियम बोल भी देता हूं, 1 मिनट के लिए मान लो मैंने इसको इक्विलिब्रियम बोल भी दिया, तो इसके बाद ये सिचुएशन बेस्ट है कि नहीं है? बिल्कुल बेस्ट है सर। क्यों बेस्ट है सर? क्योंकि सर इसके बाद अगर मेरी ये पॉइंट पे अगर मैं काम करता हूं, ठीक है ना, मेरे ये प्राइस पे अगर मैं काम करता हूं, ये पॉइंट पे अगर मैं काम करता हूं, तो मेरा यहाँ पे एमसी जो है, ये एमसी है सर, ये एमसी देखो, ये एमआर है, ये एमसी जो है एमआर से कम है। हाँ सर, ये बात तो सही है, एमसी एमआर से कम है। सर यहाँ पे भी एमसी एमआर से कम है, सर यहाँ पे भी एमसीएमआर से कम है। लेकिन ये पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पे जो अचीव होने के बाद मेरा ये पॉइंट पे एमसी इज इक्वल्स टू एमआर हो रहा है, और यही केस में अगर मैं बात करूं तो एमसी कट्स एमआर कहां से? बिलो से। इसके बाद अगर आप देखोगे तो ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, इन पे मैं काम नहीं कर सकता। गाइस, इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब होता क्या है? इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब ऐसी सिचुएशन होती है कि उसके बाद अगर मैं काम करूं तो मेरे को नुकसान होगा, वो पॉइंट पे अगर मैं काम करूंगा तो मेरे को बेस्ट फायदा होगा, उसके आगे मेरे को जाने की जरूरत नहीं है। तो ये केस में अगर मैं इक्विलिब्रियम मान लेता, इसके आगे अगर मैं जाता हूं तो मेरे को तो फायदा ही फायदा है ना, तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट कैसे हो गया? इसीलिए ये मेरा पॉइंट क्या है? इक्विलिब्रियम है। दिस इज नॉट माई इक्विलिब्रियम पॉइंट, दिस इज माई इक्विलिब्रियम पॉइंट। आई होप नाउ इट इज क्लियर। ये पहले भी मैंने आपको समझा चुका हूं, दिस इज माई इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसीलिए इक्विलिब्रियम के लिए यहां पे भी सिचुएशन वही दी हुई है। इन परफेक्ट कॉम्पिटिशन द शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट एंड फर्म इज रिप्रेजेंटेड बिलो। वो आपको बना के दे रहा है, ये हमने देख लिए थे। ये होगी मार्केट का इक्विलिब्रियम, ये हो गया आपके फर्म का इक्विलिब्रियम, ये हो गया मार्केट का इक्विलिब्रियम, ये हो गया आपके फर्म का इक्विलिब्रियम। आई होप नाउ इट इज क्लियर। तो ये मैंने ही पीछे बना के दिया, वही तो कर्व है, और क्या अलग है? तो ये पॉइंट पे अगर मैं ये क्वांटिटी पे काम करता हूँ तो बेस्ट काम है मेरा, ये प्राइस पे। दिस इज माई बेस्ट पॉइंट, जहां पे मेरी फर्म क्या कर सकती है? वर्क कर सकती है। और मार्केट के हिसाब से देखो तो दिस इज इक्विलिब्रियम ऑफ द मार्केट। क्लियर? तो ये देखो, फॉर दी फर्म इक्विलिब्रियम इज OQ, OQ2। फर्म की अगर मैं बात करूं तो फर्म के लिए इक्विलिब्रियम कौन सा पॉइंट है? सर ये OQ2। सर ये OQ2 जो है ये फर्म के लिए इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट है। सर ऐसा क्यों? आपने OQ2 को ही क्यों इक्विलिब्रियम बोले? अब मैं मारूंगा पकड़ के। अबे भाई साहब, ये देख ले तू, यहां से ये पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे ये पॉइंट पे ये नीचे से कट कर रहा है, MC इज इक्वल टू MR, यहाँ पे है MC कट कर MR का फ्रॉम बिलो, और ये नीचे इसके सामने कौन सी क्वांटिटी है? Q2 है, या O2 बोलना है, O2 बोलो। तो दिस इज माई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दिस इज माई इक्विलिब्रियम प्राइस, दिस इज माई इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दिस इज माई इक्विलिब्रियम प्राइस। इतना सोपी तो है। बट अगर सर आप OQ की बात करते हो तो OQ के बाद मेरे पास और सिचुएशंस है, वही लिखा है यहाँ पे जो मैंने आपको लिखा के दिया हिंदी में। यहाँ पे भी सिचुएशंस है जहाँ पे मेरी MC क्या रहेंगी? कम रहेंगी। अगर आप ये सिचुएशन में देखोगे सर, मेरी MC क्या है? ये मेरा MR है ऊपर वाला, ये मेरा क्या है? MR है, ये मेरी क्या है? MC है। MR MC MR MC, MC क्या है? MR से कम है। MC क्या है? MR से कम है। आई बात समझ में? MC क्या है? MR से कम है। तो ये पॉइंट मेरे लिए काम का नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूँ पॉजिटिवली स्लोप, मतलब पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे की ऊपर, नीचे से ऊपर कट हो रहा है, इसलिए पॉजिटिव स्लोप है। तो MC इज इक्वल टू MR एंड कट्स फ्रॉम दी बिलो, MC कट्स कर दी MR फ्रॉम दी बिलो। दैट इज द बेस्ट सिचुएशन। उसके अलावा अगर कोई लोगे तो बेस्ट नहीं है। क्लियर? तो OQ1 unit cannot be considered as equilibrium as position since second condition is not satisfied. As output increases from OQ1 to OQ2, MR is greater than MC. Scope of earning more profit, जो मैंने आपको हिंदी में बताया, इसने वो इंग्लिश में लिख के दिया कि अगर आप OQ से OQ1 से अगर OQ2 पे जाना चाहोगे तो उस केस में आपका MR जो है वो MC से ज़्यादा है। ये सिचुएशन है सारी, ये MR इज ग्रेटर देन MC। तो आपके पास और ऑप्शन है, ऑप्शन टू अर्न मोर प्रॉफिट्स। क्लियर? तो इमीडिएटली हम सिर्फ
एक पॉइंट से नहीं बोल सकते। तो merely being in equilibrium does not mean that firm is making profit. Does actual position can be known only basis of AR और AC curve? हाँ, हम इक्विलिब्रियम पे होने से ये नहीं बोल सकते कि फर्म प्रॉफिट अर्न कर रही है, ठीक है ना। कोई भी फर्म अगर इक्विलिब्रियम पे, तो हम ये नहीं बोल सकते कि वो क्या कर रही है, प्रॉफिट अर्न कर रही है। लेकिन यस, हम AR और AC को कंपेयर साथ में उसके भी कर सकते हैं। तो आपको ये इक्विलिब्रियम तो समझ में आया होगा। अब वो सुपर नॉर्मल अर्न करती है प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करती है या लॉसेस करती है, ये सारी चीजें डिपेंड करेंगी आपके AR और AC पे। ये सारी चीजें आपको डिपेंड करेंगी काय पे, AR और AC पे। वापस से बोल रहा हूं, ये सारी चीजें आपकी काय पे डिपेंड करेंगी, AR और AC पे। थोड़ा सा मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप घर से एक बार कल ये 2 पेज पढ़ के आएंगे, यानी कल पढ़ के रखेंगे। वैसे तो कल मेरा ये खत्म हो जाएगा, लेकिन आप लोग अगर पढ़ के रखेंगे और थोड़ा सा AR और AC का रिलेशनशिप समझ के रखेंगे तो आपको बहुत मजा आएगी पढ़ने में। सर हम कैसे समझेंगे, नालायक, मैंने वहाँ पढ़ाया था ना। याद करो वो समय, याद करो वो दिन। ये मैं रेवेन्यू पे जाता हूँ, जब मैंने तुमको बोला था कि ये सारी चीज़ें तुम्हारी दुनिया में काम आएंगी आगे। AR इज ग्रेटर देन AC, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। AR इज इक्वल टू AC, नॉर्मल प्रॉफिट। AR इज लेस देन AC, लॉसेस। AR इज लेस देन ABC, शटडाउन पॉइंट। ये दिखा सर, ये कहाँ था, रेवेन्यू चैप्टर में है। नालायक, कहाँ है ये, रेवेन्यू चैप्टर में। सर ये हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, ये देखो, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, लॉसेस, शटडाउन पॉइंट। तो कल प्लीज ये करके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आगे की बात करूंगा। क्लियर, थोड़ा सा प्लीज इसको पढ़ लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हमारा ये पार्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा आराम से चलेंगे, इक्विलिब्रियम चल रहा है, थोड़ा तसल्ली से चल लो। फिर इसके बाद तो कुछ है ही नहीं पढ़ने लायक ज़्यादा, तो फिर टेंशन नहीं है कोई, इसलिए इक्विलिब्रियम आखिरी पॉइंट है, अच्छे से पढ़ लो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, बाय 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 बाय।